क्या पढ़ना है हम लोग को? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र क्या पढ़ना है? आ गई कहा है सब? लोकतंत्र में पढ़ना सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, ठीक। इसका इसका पढ़ा सब लोकतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें शासन का मेन बिंदु, केंद्र बिंदु क्या होता है? जनता। क्या होता है? कौन राज करेगा, कौन देश में शासन प्रशासन करेगा, यह कौन तय करता है? जनता। दो चीज होता है, एक होता है लोकतंत्र, ध्यान से समझना सब। एक होता है लोकतंत्र, ठीक है, एक होता है गणतंत्र। होता है दोनों में डिफरेंस, अंतर क्या? एक हुआ लोकतंत्र, एक हुआ गणतंत्र, दोनों में अंतर। गणतंत्र का मतलब भारत एक गणतांत्रिक राज्य है। भारत एक राज्य है कि देश है? देश नहीं है, भारत एक राज्य है। तो राज्य है कि देश है? दोनों कैसे है? राज्य है तो कृपया बताइए कैसे राज्य है? अच्छा, दोनों चीज बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। एक लिखा है भारत राज्यों का, क्या है? राज्यों का संघ है। कृपया मुंह बंद करके बोर्ड पर देखिए, न मेरे निवेदन है, और न पायना से निवेदन होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक। दूसरा, भारत एक राज्य है, ठीक है। तीसरा, भारत एक देश है, एक देश है, ठीक। तीन स्टेटमेंट है, एक 1, A, B और C। A और B दोनों सही है। दूसरा, A और C सही है। तीसरा, A, B और C तीनों सही है। किसके साथ जाइएगा आप लोग? ए तो सही है, तीनों सही है। भारत एक राज्य है, कैसे? कैसे राज्य है? तो यहाँ पे राज्यों का संघ है, मतलब बहुत सारे राज्य मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। राज्यों का संघ यही ना कहता है कि बहुत सारे राज्य मिलकर भारत का निर्माण हुआ है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक। दूसरा क्या बोला है कि भारत एक राज्य है, तो राज्य मतलब एक के गो, एक ना हुआ। तीसरा बोला है भारत एक देश है, तो इसमें से पहला ए बी सही है, ए और सी सही है कि ए बी सी तीनों सही है, सभी सही है। तो फिर भारत एक राज्य है यहाँ पे, फिर बता रहा है राज्यों का संघ है, कैसे? ये कैसे हो गया? अरे यहाँ पे या तो एक विद्यार्थी होगा, नहीं तो विद्यार्थियों का संघ होगा, कि दोनों एक हो जाएगा। हम तुमसे बोले हैं कि क्लास में एक लड़का है, एक क्लास में विद्यार्थियों का बहुत संख्या है, तो दोनों एक कैसे कह दोगे? एक लड़का इक्वल टू बहुत सारे लड़के, दोनों बराबर होगा? अरे एक लड़का इक्वल टू बहुत सारे लड़के कैसे बराबर हो जाएगा? या तो एक हो रहा है चाहे बहुत सारे हो रहे हैं, तो कैसे हो गया? कैसे होगा? कृपया बताइए। इसको बोलते हैं पॉलिटी, इसको बोलते हैं राजनीति, राजनीति शास्त्र। इसमें है शब्दों का खेल। जिस तरह मैथ बनाने के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए, चाहिए ना। उसी तरह पॉलिटी को समझने के लिए शब्दों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम्हारे दैनिक जीवन में सब घटनाएं हो रही है, तुम देख रहा है, लेकिन उसके वर्ड को, की पॉइंट को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देख ध्यान से सुन, क्या हो रहा है बता रहे तुमको। राज का अब तुमसे पूछ दिए, बताओ राज का डिफिनेशन क्या है? राज की परिभाषा बताइए, परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताइए। एनीबॉडी स्टैंड अप। जहां पे जनता हो, जिसका अपना क्षेत्र हो, जिसका क्षेत्रफल हो, जिसके पास जनसंख्याएं हो, जिसके पास अपने प्रशासन हो,
जो खुद वहां पे शासन करता हो उसी को क्या कहते हैं? राज्य। एक बात बताओ, अब यहाँ से ध्यान ध्यान से समझना। अब है हम लोग का भारत। एक बात बताओ, भारत के पास अपना क्षेत्रफल है कि नहीं है? भारत के पास अपना एरिया है ना? अच्छा, एक बताओ, भारत के पास अपना जनसंख्या है कि नहीं है? भारत के पास जनसंख्या भी है। एक बताओ, भारत के पास पुलिस प्रशासन है कि नहीं है? तो भारत के पास प्रशासन भी है। भारत में कहता है राज्य करता है कि शासन होता है कि नहीं होता है? तो शासन भी होता है। तो राज्य का डिफिनेशन वही ना कहता है जिसके पास अपना क्षेत्रफल हो, जिसके पास जनसंख्या हो, जिसका अपना प्रशासन हो, उसे क्या कहते हैं? राज्य। तो क्या भारत एक राज्य है कह सकते हैं? बताओ, भारत एक राज्य है बोल सकते हैं? अब मान लीजिए बिहार, तो क्या बिहार के पास अपना क्षेत्रफल है कि नहीं है? बिहार के पास अपनी जनसंख्या है कि नहीं है? बिहार के पास बिहार पुलिस प्रशासन है कि नहीं है? बिहार में शासन होता है कि नहीं होता है? तो क्या बिहार को भी एक राज्य कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो भारत भी एक राज्य है और बिहार भी एक राज्य। बढ़ जाओ, तो भारत भी एक राज्य है और बिहार भी एक राज्य है। आया समझ में? आपको उनसे कोई पूछ दे कि भारत एक राज्य है, सही है कि गलत है? सही है। तो कैसे सही है तो बताओगे ना? राज्य उसी को कहते हैं जिसके पास अपनी जनसंख्या, अपनी क्षेत्रफल, अपना प्रशासन हो, उसे क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो भारत क्या है? एक राज्य। अब राज्यों का संघ, तो हम लोग जब अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद टोटल कितने भाग है? कितने भाग? 22 भाग। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। जब हमारा संविधान बना था ना उस वक्त 22 भाग थे। तो अभी देखा जाए तो आधुनिक में 25 प्लस भाग हो गया है और 450 प्लस क्या हो गया है? अनुच्छेद हो गया। ठीक है, कैसे कि संविधान में संशोधन होते रहता है और संशोधन के तरह नए आर्टिकल को जोड़ा जाता है। आया समझ में? अब देख, इसमें 22 भाग में भाग प्रथम कहता है, भाग 1 क्या है? भाग 1 है राज्यों का संघ। क्या? राज्यों का संघ। ठीक, भाग 1 में कहता है। अब जो हम लोग का देश है भारत, क्या है? भारत बनाना था ना सब, तो इसको बोलते हैं भारत। क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। इसको भारत बोलते हैं। अरे भारत दिख रहा है, क्या है? भारत। तो जानते हो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने यूटी है केंद्र शासित प्रदेश? 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ना? तो भारत में राज्य कितने? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने? तो ये 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर क्या बनाता है? देश का निर्माण करता है कि नहीं है? तो बोल सकते हैं ना भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 28 राज्य और 8 क्या आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग का पढ़ना है, मेन फोकस है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। जो हम लोग का लोकतंत्र चल रहा है उसमें सत्ता मतलब सिंहासन, जो गद्दी कहा जाता है, उसकी बंटवारा कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। अब भारत हो गया, तो भारत को तुम एक बार हमेशा सुना होगा कि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सुनता है सब? मीडिया को, जो सोशल मीडिया है, देश का कितना कौवा स्तंभ? चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो फिर 3 गो स्तंभ कौन है? क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में कितने स्तंभ? 4। भारत में किसको? मीडिया को, मीडिया को कौन सा? चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया कौन सा स्तंभ है? चौथा। भारत को चलाने के लिए 3 भागों में, पहले क्या होता है? विधायिका, फिर होता है कार्यपालिका, उसके बाद होता है न्यायपालिका। 3 भागों में बांटा गया है। एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब ये विधि कानून बनाता है, ठीक है।
कार्यपालिका उसको लागू करवाता है और न्यायपालिका उस पर फैसला सुनाता है। 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। हर दोनों एक में जुड़े रहते हैं। कैसे कि मान लीजिए पूरा खंड अगर विधायिका का हुआ ना, इसी विधायिका में से चूज के क्या बनाया जाता है, कार्यपालिका है। समझ में? 100 आदमी का समूह है तो टोटल समूह को अगर विधायिका कहेंगे ना, उसी समूह में से कुछ आदमियों को किस में शामिल किया जाता है। मान लीजिए पूरा गोला किसका है, विधायिका का। अरे पल्ले पड़ रहा है कुछ नहीं, पूरे क्लास है तो क्लास में सभी स्टूडेंट है। अब बताया इसमें से कुछ को, जैसे स्कूल में देखा, स्कूल में पूरे स्टूडेंट होते हैं, उसमें से कुछ को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, कुछ को सफाई मंत्री बनाया जाता है स्कूल में, तो उसी लड़के में से ना चूज के बनाया जाता है। तो टोटल है क्या, विधायिका टोटल क्या है, इसी में से चूज के प्रधानमंत्री बनाया जाता है, गृह मंत्री बनाया जाता है, रक्षा मंत्री बनाया जाता है, उसके बाद कृषि उद्योग मंत्री बनाया जाता है। तो इसी विधायिका में से चूज कर बनाया जाता है। जिसको बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका। समझ में? हम लोग का जो देश है, देश में एक आदमी बैठ के शासन नहीं करता, सब किसी पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब तुम्हारा सीमा तय किया गया है, तुम इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते हो। मान लीजिए इन दोनों को छूट दे दिया जाए, विधायिका और कार्यपालिका को, क्या करे, मनमानी। ये अपना मन मुताबिक कानून बनाएगा ना। कल से कह दिया एक बार कि हाँ पेट्रोल का दाम 1000 रुपये लीटर, बिल पास हो गया, पेट्रोल का दाम बिल पास हो गया, किसी को बोलना नहीं है, सरकार के खिलाफ किसी को नहीं बोलना है। विधायिका ने एक कानून पारित किया कि सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठा सकता है। तो पहले कानून बनाने के लिए हम लोग का संसद हुआ। संसद में होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होते हैं कौन, राष्ट्रपति। कौन होते हैं? तो कोई भी कानून बनाया जाता है पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद कहा जाता है राज्यसभा, राज्यसभा के बाद उस पर साइन कौन कर दिया, राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं ना, वैसा ही वो कानून बन जाता है। लेकिन थर्मामीटर लेके बैठा रहता है, वो कौन है, न्यायपालिका। कौन? कि जो तुमने कानून बनाया है वो कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है, हम लोग के पास संविधान है ना, वो कानून लोगों के अपने जो अधिकार है उसके खिलाफ नहीं ना है। जैसे थर्मामीटर लगा के चेक किया, कौन, न्यायपालिका, अगर उसमें दिखा दिया कि बुखार है, क्या है, तो तुरंत कानून खत्म। तो इससे क्या मालूम चलता है कि भारत में कौन शक्तिशाली है, न्यायपालिका। उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है भारत में तो कौन है, यहाँ तक प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है। सबसे उच्च दर्जा किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति भी तो साइन कर चुके हैं ना उस पे, लेकिन उनका भी वैल्यू क्या हो जाता है, खत्म। कौन चेक करता है? ऐसे कह सकते हैं कि भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है, न्यायपालिका। तो जो हम लोग को भारत में राज्य करना है तो कोई एक आदमी बैठ के करेगा, पूरा देश को देखने के लिए केंद्र सरकार बैठा है, जिसको कहते हैं सरकार, यानी मोदी सरकार बोला जाता है। फिर देश में शासन व्यवस्था उथल पुथल ना हो उसके लिए राज्य बनाया गया है। राज्य में कौन बैठते हैं, नीतीश सरकार। अब नहीं है, नहीं ना है। कब बने थे पहला बार मुख्यमंत्री, 2000 में। कब बने थे, कब तक रहे, 2025, अभी ना घटे हैं, 26 मिनट है। अब देख लगभग 10 बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री के लिए। कितने बार, 10 बार शपथ ले चुके हैं। लेकिन अब कौन, नीतीश सरकार कहा जाएगा, अब सम्राट सरकार में कहा जाएगा। कौन है मुख्यमंत्री, वही पूरा देश को चलाने के लिए एक आदमी चला सकता है। इसलिए सत्ता की बंटवारा की जाती है कि पूरा देश के लेवल पर प्रधानमंत्री देखेगा, उसके नीचे पर मुख्यमंत्री। अब राज्य को जिलों में बांटा जाता है, ऐसा बंटवारा हुआ है ना। पहले मान लीजिए कौन होता है, पूरा देश देश के नीचे कौन आता है, राज के नीचे कौन आता है,
जिला, जिला के नीचे कौन आता है? प्रखंड आता है ना। ब्लॉक, अब ब्लॉक के नीचे कौन आता है? पंचायत, और इसके बाद क्या आता है? वार्ड या गांव। ऐसे में बंटवारा किया गया है कि पूरा देश को चलाना है। तो इतने बड़े चीज को चलाने के लिए, पूरे भारत को चलाने के लिए एक आदमी चला नहीं सकता है, नहीं चला सकता है। तो उसको अलग अलग खंडों में क्या कर दिया गया है? विभाजित। तो पूरे देश के मालिक केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य को नीति सरकार, उसके बाद जिला को डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, उसके बाद प्रखंड में आएगा तो बीडीओ, उसके बाद पंचायत में आएगा तो मुखिया सरपंच होता है, उसके बाद कहाँ आएगा? गांव में। तो इसी तरह क्या किया गया है? सत्ता का बंटवारा किया गया। आगे देखिए, कल पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया था तथा यह जानने की भी कोशिश की वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र किस प्रकार विकसित हुआ है। शुरुआत में बात किया जाए, चला जाए इतिहास में। हम लोग बिहार को हल्के में लेते हैं ना। अगर बाहर जाएगा ना, बाहर जाया जाता है तो उसका मतलब बिहारी का मतलब तो सब कहता है गाली। लेकिन बिहारी ऐसा राज्य है जो पूरे दुनिया को गणतंत्र दिया था। बिहार का एक वैशाली, बिहार का वैशाली, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, प्रथम क्या था? गणतंत्र था। सबसे पहले लोकतंत्र करने के लिए कहाँ पे हुआ करता था? बिहार में। ठीक है, बिहार देश है, राज्य है जो पहला राष्ट्रपति दिया था। तो बिहार में बहुत ऐसे बिहार ही है जहाँ बुद्ध को, जहाँ महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो बिहार का मतलब बिहार। अरे बिहार से अशोक आए थे। बिहार पहला बिहारी था जो पाकिस्तान को दहेज में लिया था। हम सुना है सब? तो पहला बिहारी था, दहेज लिया था पाकिस्तान अफगानिस्तान को। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आया था वो, उसके बेटी से बियाह किया। तब का चाहिए? तो दहेज चाहिए न, तो का चाहिए? तो देना दिया क्षेत्र हुआ। तो पाकिस्तान अब जो गंधार वाला क्षेत्र है वो सब दहेज में लिया था। ठीक है, तो बिहारी का मतलब बिहार कब से कमजोर होगा? समझा? जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, उसके बाद बिहार का क्या होने लगा? धीरे धीरे विघटन होने लगा। क्योंकि उसने जब धर्म नीति अपनाया तो बिहार अस्त्र चलाना छोड़ दिया। उसके बाद धर्म नीति का मतलब क्या? प्यार मोहब्बत से रहने लगा। किसी राजा को बने रहना है तो तलवार चलाना पड़ेगा। तुमको पढ़ना है तो क्या कलम छोड़ देगा? सोच लो, कलम छोड़ के हम पास कर, संभव है? तो कोई राजा तलवार के छोड़ के ऐसे ही सोचो अपना साम्राज्य बढ़ा ले, संभव है? नहीं है। अशोक के बाद बिहार की स्थिति क्या होने लगी? तो उसके पास बाद जितने राजाएं थे ना, एकदम सुन लो, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आए थे लोग, गुप्त में आया था समुद्रगुप्त, पूरा तो ऐसे बहुत सारे राजा थे। लेकिन बिहार को हम लोग क्या लेते हैं? हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहला बार लोकतंत्र का विकास कहाँ से होता है? बिहारी से। इस वर्ग के इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। सामाजिक विषमता पाई जाती है। अब देख, सबसे पहले होता है जातिगत, क्या जाता है? जातिगत जनगणना कराया जाता है ना। उसमें देखा जाता है कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोग अधिक है और उसी जाति के प्रतिनिधित्व को वहां चुना जाता है। ऐसा समझ में? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ दलित लोग ज्यादा रहते हैं, तुम क्या करो? ब्राह्मण को बना दो वहाँ का प्रतिनिधि, और दलित लोग ब्राह्मण को वोट देंगे तो वहां पे दलित को ही क्या बनाया जाता है? और जैसे मान लीजिए नीतीश को, मान लीजिए मोदी को लौरिया विधानसभा में विधायक चुनना है। किसको? विधायक को विधायक बनाना है। तो पहले लौरिया का पूरा क्या जनगणना किया जाएगा? जातीय जनगणना कि किस समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। अब लौरिया विधानसभा है तो इसका अलग अलग ना क्षेत्र हुआ। मान लीजिए ए क्षेत्र है, बी क्षेत्र है, सी है और डी है। कहीं पे ब्राह्मण ज्यादा होंगे, कहीं पे दलित ज्यादा होंगे, मान लीजिए कहीं पे एससी ज्यादा, कहीं एसटी ज्यादा, कहीं ओबीसी ज्यादा। ठीक है, मान लीजिएगा। तो यहाँ पे जब ब्राह्मण है तो यहाँ पे टिकट जो दिया जाएगा इन सभी में हाला नहीं,
ब्राह्मण हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया। ठीक है, इस सब में तुलना किया जाए तो सबसे ज्यादा कौन निकल के आ रहे हैं? मान लीजिए ये तुम्हारा 60% है, ये 20% है, ये 10% है, ये 10% है। अब बताओ तो मोदी जी क्या एससी को टिकट देंगे? क्या एसटी को टिकट देंगे? क्या ओबीसी को टिकट देंगे? किसको टिकट देंगे? जनरल वर्ग वाले को। किसको? आ समझ में? इसी के आधार पर राजनीति किया जाता है, उसी के आधार पर टिकट दिया जाएगा तो यहाँ पे जीतने का चांस यहाँ पे ज्यादा होगा, होगा ना। अब एक दलित वर्ग को यहाँ पे टिकट दे दो तो तुमको लग रहा है कि जनरल वर्ग वाले दलित को वोट देंगे? यहाँ पे जो सबसे बड़ा एससी वर्मा, नाम सुना है सब? कौन अभी उठे थे बिहार से? हाँ, कैसे सुना ना, जो मैथ के क्या है, मैथ लिखते हैं, उनका बुक आता है, कैसे सिन्हा थे, अरे सब अब वैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, वैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को जो वोट नहीं दिया गया, उसके जो उनके प्रतिनिधि थे वो बहुत भ्रष्ट आदमी हुआ करता था, वो जीत गया। तो तुमको समझ में आ रहा है कि कोई लोग कि ब्राह्मण आदमी छोड़ के जो दलित को वोट देंगे, दे सकते हैं कभी? इसी तरह जातीय क्या होती है, राजनीति किया जाता है। आ रहा है ना समझ में? लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है? इस अध्ययन में हम ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि भारत, एक बताओ, जो हम लोग का भारत है, मान लीजिए भारत है, ये वाला कौन है? पूर्वी राज्य है, बीच में कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ऊपर हमारा उत्तरी भारत, नीचे एक ऐसा ही लेके मार होता रहता है कि तुम उत्तर वाले हो, तुम दक्षिण वाले हो। अब सब देश पे क्या करना है? शासन करना है। जब सब देश पे शासन करना है तो ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसे रूल लाया जाए, नियम लाया जाए कि सभी के लिए क्या हो? क्या हो? समान हो। सभी के लिए क्या हो? समान। जब हम लोग का संविधान लिखा जा रहा था तो बताओ संविधान लिखने में कितनी कठिनाइयां आया होगा कि यहाँ पे जनरल वर्ग वाले भी है, दलित वाले भी है, हिंदू धर्म वाले हैं, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई, जैन, सब कोई है। अब किस आधार पर संविधान लिखा जाए कि सब लोग उसको क्या करे? मान्य, सबके लिए मान्य हो। उसी के आधार पर क्या लिखा गया? संविधान लिखा गया। तो जब संविधान को पढ़ा जाता है ना तो सबके लिए उसमें प्रावधान है समझ में? एक उसमें आता है भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, उसमें 12 से 35। सरकार सब कुछ छीन सकती है लेकिन हमारा मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। अगर तुम जाति के आधार पर भेदभाव किया कि तुम दूसरे जाति को, तुम मेरे पास नहीं बैठ सकते, तो तुमको हम सीधे कहाँ तक घसीट सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चले जाएंगे? सीधे दिल्ली। ना बेतिया ना पटना, सीधे कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये आता है हम लोग के मौलिक अधिकार में। उसमें है वो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, उसमें छुआछूत कहता है, छुआछूत तुम नहीं कर सकता है। समझ में आया ना? यहाँ तक जैसे कोई लड़का और लड़की के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। करने का तुम लड़का हो तुमको ज्यादा और तुम लड़की हो तुमको कम, ये भेदभाव नहीं। अब तुम कहो कि भैया जब भेदभाव नहीं है तो काहे के लिए अलग अलग बैठाए हैं? तो इसमें भी लिखा है कि गरिमापूर्ण जिंदगी जीने की आजादी। हम कहाँ बैठेंगे तो हमको असहज महसूस होगा, कहाँ बैठेंगे तो हम सेफली महसूस कर सकते हैं, वहां पर भी लिखा है। समझ में? तुमको घूमने की आजादी दिया गया। संविधान कहता है तुम जहाँ चाहो तहाँ घूम सकते हो। भारत में कहीं नहीं है। अब किसी के रूम में नहीं ना ढुक जाओगे? अब रूम में ढुक जाना कहना, हमको लिखा है कि भारत संविधान में लिखा है घूमने की, उसको तो भी लिखा है एकांत की आजादी, उसको भी तो अकेले रहने की आजादी लिखा है। तो जूता चप्पल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो सबका विधान किया गया। तो समझो लड़का, मजा गया, समझी? इसलिए जब संविधान का निर्माण किया गया होगा तो बहुत सारे समस्या क्या होगी? समस्याएं को फेस किया गया होगा। ठीक है, अब डायरेक्टर पढ़ने हम लोग को लोकतंत्र में द्वंद्व। द्वंद्व मतलब नहीं, द्वंद्व
द्वंद्व मतलब क्या हुआ? लड़ाई होता है ना, टकराव। तो लोकतंत्र में द्वंद्व। अरे इसमें लिखने वाला कम और समझने वाला ज्यादा रहता है। अरे सुनने बच्चों कृपया सुनिए, हमने नवम वर्ग में मतलब 9th क्लास में अध्याय 2 में देखा है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में लोग ही शासन की क्या है? केंद्र बिंदु। जो कोई भी शासन कर रहा है तो शासन का केंद्र बिंदु मेन मालिक किसको मानते हैं? जनता को। किसको मानते हैं? इसे कहा जाता है लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता द्वारा, ये नहीं कहा जाता है। कुछ दिन तो मुंह बात है, साफ लाज नाम की चीज नहीं कहता है। सुन, शासन का केंद्र बिंदु क्या होता है? जनता। यानी शासन करेंगे तो कौन चुन के भेजता है? जनता। तो शासन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जनता। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। अब ये शासन करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अरे लोगों के लिए। किसके लिए? कि जो हम लोग हैं बढ़िया से खा ले, हम लोग को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाए, हमारा विकास कैसे हो, हम लोग का स्वास्थ्य कैसा हो। इस सब जो शासन करता है वो देखता है कि नहीं देखता है? अरे गांव में मुखिया है तो देखेंगे नाला निकला कि नहीं निकला, आने जाने में कोई दिक्कत है कि नहीं है, स्कूल बढ़िया सा है कि नहीं है। तो शासन जो करता है किसके लिए करता है? एक किताब कहता है किसके लिए, लेकिन रियली में देखा जाए शासन किसके लिए होता है? तो शासन पे जो यहाँ पे आदमी मानो महामानो बैठे हैं वो बैठे हैं अपने किसके लिए? जो वोट दिया। समझे? वोट मतलब जो चूज का शासक बनाया उसका बेटा कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में। कहाँ पढ़ेगा? अच्छा, सरकारी स्कूल कौन चलाता है? सरकार। कौन चलाता है? सरकार चलाता है। और बताओ एक चीज समझो ध्यान से, हम जो काम, जैसे हम कोई खाना बनाए तो खाना बढ़िया होगा तभी हम खाएंगे, और ना बढ़िया होगा का नहीं खा लो, सुना हमारा नहीं मतलब हम अपने आप को बढ़िया दिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस सरकार क्या चला रहा है? सरकारी विद्यालय। तो तब ना हम मानेंगे कि सरकारी विद्यालय बेहतर है जब उसके बच्चे पढ़े। अरे समझ में? अब मान लीजिए सरकार में विधायक हो गया, विधायक, तो विधायक का बेटा पढ़ेगा इसमें हो? अरे विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा? विदेश। नेता का लेके कहाँ पढ़ेगा? विदेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, फ्रांस। और हम लोग वही खिचड़ी खाएंगे, हम मस्त रहेंगे ना। सारा समझ में? हम लोग का संविधान कहता है कि शासन किसके लिए? जनता के लिए। लेकिन वास्तव में भारत में शासन होता है किसके लिए? अपने के लिए। मेरा पेट भरता भाड़ में जाए, होता है कि नहीं होता है? वही चीज है, रियलिटी है ना। है आज तक देखा है कोई बढ़िया नेता का बेटा पढ़े सरकारी स्कूल में? नहीं पढ़ा। जिस दिन सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद हो गया उस दिन सरकारी स्कूल क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। सरकारी स्कूल में जो मास्टरों को हम दे रहे 56,000, 30,000, 40,000 रुपया दे रहे हैं। एक मान लीजिए सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, यहाँ से मिनिमम 15 से 20,000 लोग लड़कों को टीचरों का वेतन होता है। बढ़िया स्कूल में 15 से 20,000, ऐसे में तो 5,000 10,000 ज्यादा हो गया। ठीक है, अब बताओ लेकिन भेजा कहाँ जाता है? प्राइवेट में। क्यों? कहीं ना कहीं इससे क्या है? अच्छी क्वालिटी पाई होती है प्राइवेट में। तो फिर सरकार इन लोगों पर क्यों इतना पैसा ज्यादा खर्चा कर रहा है? आना चाहिए ना, इसके लिए कोई ना कोई विभाग होना चाहिए। नहीं है। काहे के लिए? इसके जांच के लिए जो विभाग बैठा है खुद ही क्या है? भ्रष्ट है। कहां से बढ़िया चलेगा? नहीं चलता। तो किताब तो कहता है क्या कि जो शासन किया जाता है किसके लिए किया जाता है, और ये भी कहता है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। लोगों ने चुन के भेजता है। तो जो शासन होता है किसके लिए? लोग के लिए। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो केंद्र बिंदु कौन होगा? जनता होगा। कौन होगा केंद्र बिंदु? जनता होगा।
शासन में लोग प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। क्या बता रहा है कि शासन में जो लोग रहते हैं वो अपने जनता का अच्छा से अच्छा व्यवस्था कराना चाहते हैं। ठीक है, अगला बोला, यही कारण है कि संसद के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज के उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। और इसे अच्छी तरह समझने के लिए कुछ घटनाओं को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, टाइम है हम लोग के पास, टाइम ओवर हो गया, कितना हो रहा है आगे देखिए। जैसे अरे लोकतंत्र बुझा रहा है, आ रहा है समझ में? अरे बाबू आ रहा था समझ में? ठीक, देख ध्यान से, जो निकल जाओ तो आराम से पास में देख। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी। कब बात हो रहा है? 1961 में। कहाँ बात हो रहा है? मुंबई। किसकी संख्या? मराठियों की संख्या कितनी परसेंट? 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी? 34%, जो 2001 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गए? 2001 में कितने हो जाती है? 57%। मुंबई में जो मराठी थे सब 1961 के दौरान कितने थे? 37, और 2001 आते आते कितने हो गए? 57%। यह सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, देखा जाए चेन्नई किस राज्य में पड़ता है? अरे चेन्नई किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। ये है केरल, ये कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन है? इन्हीं तमिलनाडु में क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? चेन्नई। तो बोला है दक्षिण भारत के चेन्नई। बेंगलुरु कहाँ पे है? बेंगलुरु कहाँ पे है? हाँ, अरे बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक इसके ऊपर है, तो यहाँ पे बैंक। अच्छा, तो यहाँ पे कौन है? तेलंगाना। इसी में कौन है? हैदराबाद। कौन है? तो बता रहा है क्या कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद के विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वाले तादाद काफी क्या हो गई? अच्छा, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए मजदूर तो बिहार और यूपी से जाते हैं। हम लोग का बिहार हुआ जस्ट बगल में क्या है? यूपी है। अरे समझ में? तो बिहार यूपी से मजदूर कहाँ जाते हैं? गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, कर्नाटक में, मुंबई में, हैदराबाद, चेन्नई में क्या करने का जाते हैं? काम करने जाते हैं। इसी चीज का विकास अगर हम बिहार में कर दें, इसी चीज का विकास हम कहाँ कर दें, तो यहाँ से जो लोग अदर स्टेट में जाएंगे, तो बिहार का विकास होगा तो ये वाला रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे? तो शुरुआत दौर में तेलंगाना, चेन्नई और बेंगलुरु के लोग कहाँ कमाने जाते थे? महाराष्ट्र में। जब बेंगलुरु का, चेन्नई का और तेलंगाना का विकास हो गया तो यहाँ से कम जाएंगे कि ज्यादा जाएंगे? तो यहाँ से कम लोग कहाँ जाने लगे? वही बता रहा है, जब दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का विकास हो गया तो यहाँ से कम लोग कहाँ जाने लगे? मुंबई। ठीक है, इसी प्रकार गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा आदि के विकसित होने के कारण गुजरात प्रवासियों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो गुजरात के भी लोग जाते थे महाराष्ट्र में। अरे समझ में? इधर हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु के भी लोग कहा जाते थे? महाराष्ट्र में जाते थे ना, चेन्नई। अब जब जैसे गुजरात में भी क्या हो गया? विकास हो गया, गुजरात में भी फैक्ट्रियां लगने लगी, तो यहाँ के लोग यहाँ जाना बंद कर दिए। जाना बंद करेंगे ना, और उसी तरफ वही चीज हम बोले हैं। और बिहार का भी विकास कर दिया जाए
यूपी का भी विकास कर दिया जाए तो यहाँ से कम लोग कहाँ माने जाएंगे, दूसरे स्टेट में। अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी थे। अब ध्यान से सुनना, मामला यहीं से क्या होगा, गड़बड़। भारत में हिंदी भाषी को लेकर बहुत विरोध होता है। ये क्या है, यहाँ पे मुंबई में कुछ दिन पहले जो हिंदी बोलेगा वो पिटाएगा। अरे मारता था सब पकड़ पकड़ के। कर्नाटक में लोग को काटा गया, बिहारी जहाँ जहाँ है तहाँ लात खाए हैं। बेंगलुरु में मारा गया, कर्नाटक में मारा गया, महाराष्ट्र में मारा गया, गुजरात में मारा गया, दिल्ली में मारा गया। जहाँ पे गए, अरे देख ये था करके देखा, इधर हिंदी बोलने वाले लोग है, इधर दक्षिण भारत का अपना अलग ही कल्चर है। तेलुगु बोला जाता है, तमिल बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। यहाँ के लोग कहते थे ना, तो दक्षिण भारत में आता है मुंबई, या तो तुम मराठी बोलो या तो तुम इंग्लिश बोलो, हिंदी में बोलेगा तो लात खाएगा, तो मारा जाता था। महाराष्ट्र में भी मारा गया है। उन लोग का देख, इंग्लिश से बैर नहीं है, किससे बैर है, हिंदी से। वही बोला है कि अब काम की तलाश में आने वाले लोग कौन हो गए, हिंदी भाषी। लेकिन वही वे मीरा, भाईवे और थाने, कल्याण उप नई मुंबई जैसे उपनगर में है। इस जगह का नाम है, वहां पे रहते थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे थे। तो यहाँ पे जो उत्पादन फैक्ट्रियों में सामान का उत्पादन हो रहा था, लगभग 49% लोग यहाँ क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। कितना प्रतिशत, 49%। दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफेद पोष कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है। अभी कहाँ के बात कर रहे हैं हम लोग, मुंबई का बात कर रहे हैं, मुंबई का। तो मुंबई में लगभग 49% लोग उत्पादन क्षेत्र में काम करते थे। वर्चस्व उसमें किन लोगों का था, यहाँ के लोग कौन है, मराठी। टंगरिया फाड़ते मर्जी बुआ, पूछ दे तो आइबे ना करी। पापा जी बाबूजी पैसा देता गाय खातिर, पढ़े खातिर, यहाँ के तू क्या करता रहा भाषा